हेलो स्टूडेंट। मैं डॉक्टर वीके सिंह चौरसिया आज आप लोगों के लिए एक नया चैप्टर लेकर के आया हूँ। कक्षा 12 राजनीति शास्त्र के लिए समकालीन विश्व राजनीति में का जो चैप्टर है समकालीन दक्षिण एशिया, इसके संबंध में चर्चा करेंगे। जैसा कि राजनीति विज्ञान की पाठ्य पुस्तक में समकालीन विश्व राजनीति के अंतर्गत समकालीन विश्व में दक्षिण एशिया की चर्चा हम इसमें कर रहे हैं। निश्चित रूप से आइए जानते हैं कि समकालीन दक्षिण एशिया में अंतर्गत क्या क्या है। जैसा कि मानचित्र में भी दिखाई पड़ रहा है, समकालीन दक्षिण एशिया के अंतर्गत भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका आते हैं। इस क्षेत्र के अंतर्गत उत्तर की विशाल हिमालय पर्वत श्रृंखला, दक्षिण का हिंद महासागर, पश्चिम का अरब सागर और पूर्व में मौजूद बंगाल की खाड़ी से यह इलाका एक विशिष्ट प्राप्ति क्षेत्र के रूप में नजर आता है। भौगोलिक विशिष्टता ही इस महाद्वीपीय क्षेत्र के भाषाई, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अनूठेपन के लिए जिम्मेदार है। आइए देखते हैं दक्षिण एशियाई देशों की स्थितियां क्या हैं। सर्वप्रथम पाकिस्तान में की हम चर्चा करेंगे। पाकिस्तान में सेना और लोकतंत्र। निश्चित रूप से भारत और पाकिस्तान सदियों की गुलामी की जंजीरों से मुक्त हुआ। भारत में लोकतंत्र की जड़ें गहरी हुई, लेकिन पाकिस्तान अपने उठापटक की वजह से कभी सेना का शासन रहा, लोकतंत्र सफल नहीं हुआ, जिसकी वजह से पाकिस्तान में गरीबी, भूखमरी व हिंसा का दौर चलता रहा। परिणाम स्वरूप भारत और पाकिस्तान का संबंध कभी भी मधुर नहीं हो सका। अगला देश जो समकालीन दक्षिण एशिया का आता है वो है बांग्लादेश। तो 1947 से लेकर 1971 तक बांग्लादेश पाकिस्तान का अंग था। बंगाली संस्कृति और भाषा के साथ किए जा रहे दुर्व्यवहार के खिलाफ बंगाल के लोगों में आक्रोश पैदा हुआ और 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ। परिणाम स्वरूप बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ। बांग्लादेश में लोकतंत्र, इसके बाद नेपाल में राजतंत्र और लोकतंत्र की चर्चा हम करेंगे, क्योंकि नेपाल भी समकालीन दक्षिण एशिया का महत्वपूर्ण देश है। नेपाल अतीत में एक हिंदू राज्य था। आधुनिक काल में यहाँ संवैधानिक राजतंत्र रहा। नेपाल की जनता सदैव लोकतंत्र की मांग करती रही। 1990 में राजा ने नेपाली जनता की मांग को स्वीकार कर संवैधानिक लोकतंत्र की व्यवस्था कायम की। नेपाल में लोकतंत्र समर्थक राजा की सेना और माओवादियों के बीच त्रिकोणीय संघर्ष हुआ। सन 2002 में राजा ने संसद को भंग कर दिया। सन 2006 में नेपाल में देशव्यापी लोकतंत्र समर्थकों का प्रदर्शन हुआ। 2008 में नेपाल में राजतंत्र खत्म हुआ और 2015 में नेपाल में लोकतंत्र आया। जो समकालीन दक्षिण एशिया में श्रीलंका भी एक प्रमुख देश है। श्रीलंका भारत का अति पड़ोसी देश है। तो यहाँ पर जाति संघर्ष निरंतर चलता रहा। दक्षिण एशिया का देश श्रीलंका, भारत और का संबंध रामायण काल से भी है। 1948 से लेकर अब तक श्रीलंका में लोकतंत्र कायम है। श्रीलंका में तमिल गुट और सिंघली समुदाय का दबदबा है। श्रीलंका में लिट्टे यानी लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम संघर्ष करता रहा। 1987 में भारतीय सरकार ने श्रीलंका के तमिल मसले में प्रत्यक्ष रूप से शामिल हुई।
1989 में भारत ने अपनी शांति सेना श्रीलंका में भेजा और सन 2009 में लिट्टे संगठन को खत्म कर दिया। भारत चाहता है कि वो शांति से रहे और उसके पड़ोसी देश में भी लोकतंत्र कायम रहे और शांतिपूर्वक वहाँ के लोग भी रह सकें। भारत पाकिस्तान संघर्ष की कहानी भी इस दक्षिण एशिया के लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु है। भारत पाकिस्तान का जन्म, जैसा कि मैं बता चुका हूँ, 15 अगस्त 1947 को हुआ। जन्म के बाद ही दोनों देशों में आपसी वैचारिक द्वंद्व चलता रहा। परिणाम स्वरूप 1948, 1965, 1971, 1998 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ। अंतर्राष्ट्रीय जगत में पाकिस्तान की राजनीति की आलोचना भी हुई। जैसा कि हम मानचित्र में देख रहे हैं कि दक्षिण एशिया महाद्वीप का जो मानचित्र है उसमें समकालीन दक्षिण एशिया के जो देश प्रदर्शित हो रहे हैं, इनको भी हम अध्ययन करना अति आवश्यक है। अब जहाँ तक दक्षिण एशिया के देशों में आपसी विवाद, लोकतंत्र की स्थापना की बात होती रही, संघर्ष की बात होती रही, ये भी निश्चित है कि निरंतर प्रयास के माध्यम से इन देशों में शांति और सहयोग का भी दौर चला। समकालीन दक्षिण एशिया के देश में बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, जहां एक तरफ आपस में विवाद, वैचारिक मतभेद था, वहीं इन देशों में आपसी शांति और सहयोग के लिए भी प्रयास किए गए। इसके अंतर्गत सर्वप्रथम सार्क की स्थापना हुई। सार्क का तात्पर्य है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। दक्षिण एशिया के देशों में इसकी शुरुआत 1985 में हुई, जो आपसी प्रेम, मित्रता, भाईचारे की एक मिसाल थी। और इसी के परिणाम स्वरूप जो हमारा सार्क शिखर सम्मेलन की बैठक का एक चित्र भी यहाँ पर प्रदर्शित हो रहा है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि निरंतर रूप से राजनयिकों के माध्यम से, राजनेताओं के माध्यम से, शिखर सम्मेलन के माध्यम से प्रेम भाईचारा बढ़ाने की दृष्टि में यह एक अनोखा कदम था। दक्षिण इसी के साथ हम आपस में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए 2004 में दक्षिण एशियाई देशों ने आपस में समझौता किया, जिसका नाम है दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र, यानी साप्टा, जो 2004 में बना, 2006 से प्रभावी हो गया, जिसका उद्देश्य उदारीकरण को बढ़ावा देना और एक दूसरे के व्यापार में सहयोग प्रदान करना है। यह साप्टा साउथ एशियन फ्री ट्रेड जो है, ये हमारे मानचित्र में भी, नक्शे में भी प्रदर्शित हो रहा है। इस अध्याय में छात्रों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रश्न जो मैं लेकर के आया हूँ वो है कि सार्क व साप्टा क्या है, समझाइए। पाकिस्तान में लोकतंत्र बहाल करने में कौन कौन सी कठिनाइयाँ हैं। नेपाल के लोग लोकतंत्र को बहाल कराने में कैसे सफल हुए। अगला प्रश्न है, श्रीलंका के जाति संघर्ष को समझाइए। भारत और पाकिस्तान के बीच हुए महत्वपूर्ण समझौते को समझाइए और भारत का पड़ोसी देशों के साथ क्या संबंध है। इस तरह से मैं छात्रों के लिए निरंतर रूप से सरल शब्दों में अध्ययन को सारगर्भित बनाने के लिए, सरल बनाने के लिए नित्य नए वीडियो बनाने का प्रयास करता हूँ। मैं स्वयं एक शिक्षक हूँ। मेरा उद्देश्य छात्र हित सर्वोपरि है। अतः मैं छात्रों से अपेक्षा करता हूँ कि वो इस वीडियो को देखें, पढ़ें, समझें, सब्सक्राइब करें और जो भी उन्हें समस्या आती है, प्रॉब्लम आती है, तो वो कमेंट बॉक्स में दें और मोबाइल नंबर भी मेरा दिया हुआ है, उस पर कॉल करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। निरंतर मैं चाहूँगा कि छात्र अध्ययन के प्रति पूरी तरह से एक लक्ष्य निर्धारित करके अध्ययन करें और
सर्वोच्च अंक प्राप्त करें। जय हिंद, जय भारत।